हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ चंद्रा जोशी। तो आज बात करते हैं एक ऐसी श्रृंखला, चलो किसी का कल बदले। श्रृंखला के अंतर्गत हम एक ऐसे बेहद विशेष और प्रेरणादायी शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं। मैं चंद्रा जोशी आपका स्वागत करती हूँ इस अर्थपूर्ण बातचीत में, जहाँ हम उन व्यक्तियों को सामने लाते हैं जो समाज में सकारात्मक बदलाव की लौ जला रहे हैं और विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के जीवन में नई आशा के रंग भर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी हस्ती जिनका नाम सुनते ही गौरव, अनुशासन और समर्पण की छवि आंखों के सामने उभर आती है। तो नीरजा गोयल नीरजा गोयल न केवल एक ओलंपिक खिलाड़ी हैं, बल्कि वे लगातार दिव्यांग समाज के लिए अद्वितीय और संवेदनशील कार्य कर रही हैं। अपने प्रयासों से उन्होंने नए बच्चों और परिवारों के जीवन में उम्मीद, सम्मान और आत्मविश्वास का संचार किया है। इस विशेष मुलाकात में नीरजा जी अपने अनुभव, अपनी प्रेरणा और समाज सेवा के प्रति अपनी दृष्टि हम सभी के साथ साझा करेंगे। तो हम सलाम करते हैं ऐसी महान हस्ती को, जिनकी सोच, सेवा और सभी को बेहतर इंसान बनने की सीख देती है। तो बहुत बहुत स्वागत है नीरजा जी आपका हमारे स्टूडियो में। तो आप अपने अनुभवों से हमारे श्रोताओं को साझा करें। मेरा नाम नीरजा गोयल है। मैं पैरा इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर हूँ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर, और इसके अलावा नगर निगम ब्रांड एम्बेसडर भी मैं हूँ। और अभी मैंने एक संस्था ओपन की है, नीरजा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि 5-6 साल से मैं दिव्यांगों और ज़रूरतमंद लोगों के लिए रन कर रही हूँ। मेरा एक अपना बिजनेस है यूटेंसिल का, जो हम आज 20 साल से देख रहे हैं। मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है मेरे साथ, और आगे भी हम लोग इस तरह का ये जो काम कर रही हैं आप, कितने समय हो गया है आपको करते हुए? जो संस्था मैं चला रही हूँ जी। मैम, वो मेरे को 5-6 साल हो गए हैं, और आज हम लोग कम से कम इसमें 1000 से ज़्यादा दिव्यांगों को लाभ दे चुके हैं, जिसमें कि हमने 400 से 500 व्हील चेयर और कई लोगों को मोटिवेट करना, और कई तरह के जो मतलब डिसेबल लोग होते हैं जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है, उन्हें प्रॉपर इलाज के लिए भेजना। तो आपको इससे सरकार से भी कुछ लाभान्वित हो पाते हैं आप, या खुद से ही करते हैं ये सब? मैम, अभी हमें सरकार से इस तरह के उसमें कोई सपोर्ट नहीं है। सिर्फ मेरे को नगर निगम की तरफ से एक बिल्डिंग संस्था चलाने के लिए मिली है, जिसमें हम 40 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं, 20 लेडीज़ों को हम सिलाई सिखाते हैं, और वहाँ पे हमने अभी कुछ ही मंथ हुए फिजियोथेरेपी सेंटर भी ओपन किया है, वो भी हैंडीकैप और ज़रूरतमंद लोगों के लिए किया है। और इसके अलावा मैं काफ़ी सालों से मतलब ये लगा लीजिए 2016-17 से गेमों में हूँ, जिसमें कि मैं कई मेडल अपने इंडिया के लिए ला चुकी हूँ, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। और इसके अलावा जो हैंडीकैप पर्सन हैं उनके लिए जहाँ पे रैम्प वगैरह की व्यवस्था नहीं होती, जैसे हमारा समाज कल्याण विभाग है, वहाँ पे भी आज से 5 साल पहले रैम्प नहीं था, तो वहाँ पे भी हमने रैम्प की व्यवस्था करवाई। और भी जगह जहाँ पे जैसे त्रिवेणी घाट है, जहाँ टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे भी इस तरीके से अगर देखा जाए तो दिव्यांगों को ध्यान में रख के नहीं बनाया जाता है, तो उसके लिए भी हम लोग अवेयरनेस करते हैं, गवर्नमेंट से बात करते हैं, गवर्नमेंट उसमें हमारे को सहयोग देती है। तो मैम ना, आप अकेले इतना कैसे कर पाते? आपके सपोर्ट में कोई रहता है? हाँ जी, मेरी सपोर्ट में मेरी छोटी सिस्टर नुपुर गोयल है, जो हमेशा मेरा साथ देती है। कोई भी क्या काम बात है। हो, वो आगे से आगे बढ़ के मेरे हर काम में मेरी सपोर्ट करती है। और मेरी फैमिली का भी मेरे साथ फुल सपोर्ट है, मेरी मदर, मेरे ब्रदर, उन सबका मेरे साथ फुल सपोर्ट है। हमारे साथ नहीं कोई भी बात करता था, सब या तो दया करते थे या फिर थोड़ा सा हमसे साइड रहने की कोशिश करते थे। तो ये सारी चीज़ें मैं देख के बड़ी हो रही थी। तो जब मैं 11 साल की थी, मुझे ध्यान है कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए, और उस समय मैं जैसे ज़मीन में एक छोटा बच्चा गुठलियों चलता है उस तरह चलती थी। और धीरे धीरे मेरे मतलब मदर थी जो मुझे
प्रैक्टिस कराते थे कि मैं सैनी पे हैंड रख के चल सकूँ। मेरी मदर को कहा कि मम्मी आप बिजनेस स्टार्ट करो, और उन्होंने 15,000 से बिजनेस स्टार्ट किया उस टाइम 93 की बात है। तो जब हम बिजनेस करते थे तो सुबह से शाम में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे क्या है कि नया बिजनेस है, क्योंकि हम काफ़ी बड़ा बिजनेस था मेरे फादर का, लेकिन वो फॉल हो चुका था उनके एक्सपायर के बाद। तो मैं ये सारी चीज़ें देखती थी, लेकिन मम्मी को हमेशा कहती थी आप हिम्मत रखो, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा जरूर, आप हिम्मत रखो। तो मम्मी फिर हिम्मत रखती थी, नहीं तो मम्मी कई बार टूट जाती थी कि नहीं हम वापस वहाँ चलते हैं। और उस तरह से मेरे छोटे भाई बहन थे, मेरे 2 सिस्टर 1 ब्रदर, वो मेरी पूरी सपोर्ट करते थे। और मैं सुबेरे 5 बजे उठ के सारे घर का काम निपटाती थी और फिर अपनी शॉप पे जाती थी, और शॉप को पूरा सुबह से 9 से लेके 10 तक कंटिन्यू मैं शॉप अपनी देखती थी। ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस बहुत वीक था। फिर 2-3 साल बाद देखा तो बिजनेस ग्रो करने लगा। तो मैं जब 16 साल समथिंग 15-16 साल की हुई, जब वो 11 साल की बात है, तो मैं घर में स्लिप कर गई। जब सब कुछ बेटर हुआ तो उससे बुरा फिर ये होने लगा कि मैं स्लिप करी तो फुल बेड रिटर्न हो गया। और वो पल मेरे लिए बहुत ही मतलब पीड़ा वाला था कि जब मैं बेड रिटर्न हुई तो मेरी पूरी बॉडी में पेन आ गया, जिसमें कि इतना ज़्यादा पेन था कि अगर कोई टच कर दे तो मैं चिल्ला पड़ती थी, ना मैं डॉक्टर के जा सकती थी, और जो भी मेरा वॉशरूम वगैरह सब बेड पे। तो ये चीज़ मैंने 2 साल फेस की। और लेकिन मैं कहीं ना कहीं एक हिम्मत रखती थी कि मुझे अभी भी कुछ करना है। हिम्मत टूटती भी थी कि शायद मैं सुसाइड कर लूँ, लेकिन फिर सुसाइड के अलावा मेरे को मेरे छोटे भाई बहन दिखते थे, मेरी मदर दिखती थी कि जिन्होंने इस बिजनेस को मेरे ऊपर से वहाँ पे मेरी हिम्मत के बल पे खड़ा किया है। आज वो वापस फिर वैसा ही हो रहा है, तो मुझे उसे वापस खड़ा फिर से ही दोबारा करना है। तो मुझे ध्यान है कि जैसे ही मतलब 2-3 साल हुए, मेरा मतलब मैंने कोई एक पेपर में आर्टिकल पढ़ा और मैंने हिम्मत की उसी पेन में, और उनकी वो मेरे को अपनी एक लकड़ी की चेयर मैंने मंगवाई, उसमें बिल लगा के मैंने शॉप पे जाना स्टार्ट कर दिया। जब मैं शॉप पे जाती तो मुझे ध्यान है कि मेरे को सबसे बाहर निकलने में शर्म आती थी कि मैं व्हील चेयर पे जैसे मतलब आ गई हूँ। पहले मैं मुझसे चल लेती थी थोड़ा बहुत, और लोग मेरे बारे में बहुत बुरी बुरी बातें करते थे कि ये तो तुम पे बोझ हो गई है, मेरे सिस्टर को, मेरे ब्रदर को ऐसी ऐसी बातें बोलते थे। लेकिन मैं कभी भी हिम्मत नहीं आती, और मैं वही अपना प्रॉपर टाइम मैंने दोबारा से अपनी दुकान को लिया। और मेरे को ध्यान है कि हमारा बिजनेस जो मेरी तबीयत के बाद हुआ वो वापस ठीक होने लगा। और मेरे ब्रदर को भी फैमिली प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, वो भी सब चीज़ वापस से बेटर हुई। फिर मेरे मन में आया ये तो मैंने अपना बिजनेस जो स्ट्रगल दोबारा से कर दिया है, उससे मेरे को आगे से और कुछ करना है अपने लिए। तो मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ, सबके लिए हो गया, घर में सब सेटल हो गए। और तो मुझे ध्यान है कि मैंने उसी समय अपना मन में एक प्रण किया कि मैं अब कुछ अपने लिए करूँगी। तो मेरे को कार चलाने का बहुत शौक था बचपन से, तो मैंने कार खरीदी। लेकिन सब मैंने कहा उसमें मेरा सिस्टम लगाने का कैसे होगा, तो कई लोगों ने गलत जानकारी दी कि अगर आपने इसमें सिस्टम लगता है तो ये कार फिर आप ही के लिए होगी और कोई नहीं चला सकता। लेकिन मुझे फिर किसी के माध्यम से पता चला कि मतलब इसमें ये सिस्टम लग जाएगा तो आप कार चला सकते हो। तो मैंने सबसे पहले ड्राइविंग करी, और जिस लड़की ने मतलब आप समझिए कि कभी साइकिल भी नहीं चलाई थी, मैं ढंग से चल भी नहीं सकती थी, मैंने सिर्फ 15 दिन में रोड पे कार निकाल दी। तो मेरा सबसे बड़ा सब रह रहे हैं और मैं गाड़ी चला रही हूँ। फिर मैंने स्विमिंग स्टार्ट की, मैंने स्विमिंग की, मैंने आपके 75 फीट स्विमिंग की, फ्लॉटिंग सीखी। फिर गिटार मैंने प्ले किया, जो मैं समाज का सामना करने से डरती थी, मैंने 500 लोगों के बीच में गिटार प्ले किया। तो धीरे-धीरे मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रही। कहीं न कहीं फिर भी एक मन में हिचकिचाहट रहती थी कि मेरे को अभी भी मुझे संतुष्ट नहीं है, मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। तो मुझे ध्यान है कि ऐसे ही हमारा एक ग्रुप बना, हैंडीकैप ग्रुप, जिसके माध्यम से मुझे बहुत सारी एक्टिविटी के बारे में पता चला कि जो चीज़ें मैं नहीं कर रही हूँ वो लोग करते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं क्यों इतना ज़्यादा अपने आप को नर्वस फील करती हूँ। तो मैंने उस ग्रुप को जब ज्वाइन किया
तो उससे मेरे को एक और जानकारी हुई कि हमारा यहाँ पे बैडमिंटन का कैंप हुआ, जिसमें मैंने सबसे पहले, मुझे ध्यान है कि 2016 या 17 में मैंने बैडमिंटन में पार्टिसिपेट किया और मेरा मेडल नहीं आया। लेकिन पार्टिसिपेट करने से पहले भी जब मुझे कैंप के माध्यम से पता चला कि मैं बैडमिंटन खेल सकती हूँ, तो मुझे ध्यान है कि मैं घर में आई और मैंने ये नहीं सोचा कि कल लाऊंगी या परसों से करूंगी। मैंने आते ही घर में कैंप के बाद तुरंत रैकेट मंगाया, शटल मंगाई और जैसे सर ने बताया मैंने आके बॉल में थ्रो करना स्टार्ट कर दिया और मैं कंटिन्यू करती रही। 1000 बार शटल जमीन में गिर रही है, 1000 बार मैं उठा रही हूँ। मैं पूरा मतलब एक तरह से इतनी टायर्ड हो जाती थी, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारती थी। मैंने कहा जैसे बताया वैसे करना है। और मेरे स्टेट गेम हुए जिसमें मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करने गई और मेरा मेडल नहीं आया। लेकिन मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी थी कि मैं पार्टिसिपेट करने गई फर्स्ट बार, कि मेरे को बैडमिंटन में इंटरेस्ट था। लेकिन और उसी के बाद कंटिन्यू मैं रोड साइड पे ही प्रैक्टिस कर रही थी। मेरे पास ना कोई कोच था, ना कोई ट्रेनर था जो हमें बता के एक बार गए थे। उन्होंने ऑनलाइन थोड़ा बहुत बताते थे। रोड पे मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलती थी। उन्हें कहती थी कि आप मेरे साथ खेलो। वो कंफर्ट नहीं होते थे, वो मुझे मना कर देते थे कि हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। तो उन्हें कुछ ना कुछ आप टॉफ़ी ले लो, चॉकलेट या कुछ पैसे दे के मैं कहती थी नहीं खेलो। तो ऐसे ही रोड साइड में प्रैक्टिस कंटिन्यू करती रही। फिर मुझे पता चला कि हमारा नेशनल के लिए ट्रायल होने वाले हैं। मैंने पूरी जी जान लगाई, हर कॉलेज, हर स्कूल, हर ग्राउंड जहाँ नहीं हो सकता सब ने मुझे मना कर दिया कि आपको हम ट्रेनिंग नहीं देंगे, क्या आपका नॉर्मल नहीं है, आपके मतलब हमें आपके बारे में नहीं पता है। कुछ कहते थे हमारा कोड खराब हो जाएगा। तो सब ने मुझे मना किया। लेकिन एक हमारे आदरणीय जितेंद्र कृष्ण हैं जो मेरे कोच हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा और आपको नॉर्मल बच्चों के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और हम आपको साइड गैलरी देंगे। उसमें भी मतलब थोड़ा कोच नहीं दे सकते, उन्होंने मुझे बताया। और आप साइड बच्चों मतलब जो गैलरी है उसी में बच्चों के साथ प्रैक्टिस करेंगे। मैंने कहा सर बस आप हाँ करिए। तो बोले आप 1 घंटा प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मेरे गेम आ रहे हैं, प्लीज़ आप मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और मैंने वहाँ पे जब जाती थी, मुझे ध्यान है, तो उन्होंने मुझे 5 से 6 टाइम दिया था। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करके 3 घंटे वहाँ कंटिन्यू प्रैक्टिस करती थी। मतलब चाहे कुछ भी हो, गैलरी है। फिर कहती थी, सर कहते थे नहीं अब आप जाओ। नहीं सर, गैलरी तो है, प्लीज़ मुझे करने दीजिए। हर एक बच्चे को, हर एक जो बॉयज़ थे, बड़े लड़के थे, भैया 10 मिनट, भैया 10 मिनट, कुछ आइडिया है। और मेरे को, मैं आज ठीक 1 महीने के अंदर मैं आपके नेशनल मेडल लेकर आई। और इसी तरह मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस करती रही। मैं वहाँ पे बहुत सारे दिव्यांगों से मिली, जैसे निर्मला है, वहाँ पे निर्मला भी मेरे साथ गई थी, मुझे ध्यान है। और भी बहुत सारे दिव्यांग थे। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में एक पीड़ा हुई कि मैं कुछ काम जो आज प्रॉब्लम्स मुझे आती हैं वो इन लोगों को ना आए। कहीं रैंप नहीं है, कहीं हमारे लिए कोई मतलब शौचालय नहीं है। इस तरह की प्रॉब्लम मैं बहुत फेस करती थी। तो जब मुझे समाज ने समझना चालू किया तो मैंने भी समाज के आगे अपनी बात रखनी स्टार्ट की। और मैंने आपके त्रिवेणी घाट हो गया, बैंक हो गए ऋषिकेश के, और अदर भी सिटी, वहाँ पे समाज कल्याण जो देहरादून का है, वहाँ पे भी मैंने अपने लेटर के माध्यम से रैंप की व्यवस्था करवाई। और इस तरह कई जगह रैंप बने, कई जगह पे आपके शौचालय हमारे लिए बनाए गए। और सबसे बड़ा अचीवमेंट था जब हमारा 1 महीने के अंदर मेरे कहने पे बना, जबकि बच्चों को चेयर पर खाते ले जाया जाता था। तो ये सारी चीज़ें मैं अचीव कर रही थी, साथ में खेलती भी थी। मैंने थाईलैंड अपने इंडिया का रिप्रेजेंट किया। उसके बाद मैंने नेशनल पे कई मेडल लेकर आई। सिटिंग वॉलीबॉल भी मैंने खेला। और आपके मेरे को स्टेट लेवल पे भी मैंने कई गेम किए, आपके जैवलिन थ्रो, डिस्कस, इसमें भी मेरे मेडल आए। और मैं फिर भी नहीं रुकी। फिर मेरा को ध्यान है, मैं अपनी उत्तराखंड जो माननीय राज्यपाल महोदय हैं उनसे मिली और उन्होंने कहा कि हमने आपके बारे में काफ़ी सुना है। मैं चाहती हूँ कि अभी तक आप समाज के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं, आप फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम हर फ्राइडे 300 से 400 लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें मेरी छोटी बहन और मैं, और समाज के सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे थे। तो राज्यपाल जी ने मुझे कहा
तो मैंने उनके कहने पे संस्था को रजिस्ट्रेशन करवाया अपना निर्जा देव भूमि चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसके माध्यम से आज मैं 40 बच्चों को पढ़ाती हूँ और अभी तक मैं 500 लोगों को व्हीलचेयर दे चुकी हूँ और उनको कई लोगों को मैं मोटिवेट कर चुकी हूँ, उन्हें ट्रेनिंग भी देती हूँ और कई लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि आपको किस तरह से आगे बढ़ सकते हो। सबसे पहले मेरा जो मेन रोल रहता है वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो पेशेंट होते हैं उनको, क्योंकि हमारे पूरे उत्तराखंड में अभी तक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां उनका प्रॉपर इलाज हो। तो इस तरह से मैं कई पेशेंट हैं जिन्हें मैं आपके दिल्ली भेज चुकी हूँ आपके कांटेक्ट करके और उनका इलाज होता है और उनके लिए एक अच्छी जो व्हीलचेयर आती है, एक सरकार की तरफ से एक व्हीलचेयर आती है जिसकी कीमत 4,000 रुपये होती है। वो व्हीलचेयर हम लोग उनको देते हैं जो पैरालाइज ओल्ड पर्सन है, जिनको मतलब जो मूव नहीं कर सकते। लेकिन जो मैं व्हीलचेयर देती हूँ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट को, वो 11,500 रुपये की लागत की आती है। वो चेयर हम अपनी संस्था से उनको दिलाते हैं जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सकें और अपना सारा काम खुद से करें, उन्हें अपने जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। अपना हमारा खुद का बिजनेस है जिसमें मेरी छोटी बहन नुपुर गोयल, मेरे ब्रदर जो उनका पूरा सहयोग है, सूर्य प्रकाश बर्तन भंडार मेन मार्केट में, जो आज बहुत अच्छे लेवल पे है और हमारे पास आज किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा मन यही है कि मैं आगे भी दिव्यांगों के लिए काम करूं। इसी को लेकर मैंने आगे फिजियोथेरेपी सेंटर ओपन किया है, जिसे माननीय हमारे जो डीएम सर थे सविनय बंसल जी, उनका मेरे साथ बहुत बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने मेरी सिर्फ एक बात सुनी कि सर मैं ऐसे बच्चों को 3 सेट में पढ़ाती हूँ, जहाँ पे कि जब मैंने स्टार्टिंग की तो हम मोबाइल की टॉर्च से बच्चों को पढ़ाते थे। शाम की समय इवनिंग जो क्लास होती थी मोबाइल की टॉर्च चलानी पड़ती थी। धीरे धीरे मैंने उसे सही करवाया, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारी दिक्कत थी। मैंने सर के आगे बात रखी, सर ने मेरे कहने पे सिर्फ 2 मंथ के अंदर 43 लाख रुपए का बजट पास किया, जिसमें कि ना मैंने पेपर दिखाई ना कुछ कहा, ऑन स्पॉट उन्होंने ऑन स्पॉट उस पेपर को पास करके उन्होंने नगर निगम को कहा कि आप इन्हें ये जगह बना के दीजिए। तो मुझे कहीं ना कहीं सभी जितने भी हमारे यहाँ के गवर्नमेंट विभाग के हैं, प्रोफेसर हैं, सामाजिक लोग हैं, मेरे को सबका सपोर्ट आज इतना मिलता है। जो लोग मुझे कभी कुछ नहीं समझते थे, बेचारी कहते थे, आज वो लोग मेरे को इतना मान सम्मान देते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और आज आपका आशीर्वाद मिल रहा है और सबसे बड़ा मैं थैंक्स अपनी छोटी बहन नुपुर को कहना चाहूँगी। तो आप दिव्यांग भाई बहनों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दिव्यांग भाई बहनों के लिए यही संदेश देना चाहती हूँ, अगर हमें किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो जो लोग हमारे को खींच रहे हैं उनको ध्यान में ना रखते हुए आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वो ही हमें करनी चाहिए। ये बात दिव्यांग के ऊपर भी आती है, ये नॉर्मल के ऊपर भी आती है। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं हम तो ये नहीं कर सकते, हमारी फैमिली हमें ये नहीं करने देती है, हम तो वो करेंगे तो वो ये बोलेगा। तो ये सब नहीं सोचना है, बस ये आपको पता होना चाहिए आप जो भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं वो सही है। मेन आपको चुनाव ये करना है। कुछ लोग इसका ये मोटिव नहीं कि हमने तो जी डांस करना सड़क पर स्टार्ट कर दिया, हमें तो अच्छा लग रहा है, ये नहीं। आपको उस काम को भी चूज़ करना है जिससे लोगों का लाभ हो या आपको भी अच्छा लगे कि मैं एक जेन्युइन काम कर रहा हूँ, इससे प्रेरणा मिले। लोगों को। तो आपको इस तरह के काम का जो भी आपका दिल करे आप आगे बढ़िए। अगर कोई आपको पीछे खींचने की कोशिश करता है तो आप उसकी बिल्कुल मत सुनिए, हमेशा आगे बढ़िए और हमेशा हिम्मत रखिए और अपने से नीचे को देखिए, अपने से ऊपर को नहीं। अगर हमारे पास मान लीजिए कि हमारे दोनों पैरों में दिक्कत है तो मैं सोचूं कि मैं तो चल नहीं सकती उसकी तरह, मैं तो चल नहीं सकती हूँ तो मैं ऐसा क्यों करूँ, भाई वो तो सामने वाला चल सकता है। लेकिन ये देखो कि जिसके हाथ नहीं है पैर नहीं है वो भी चल रहा है। तो मेरा कहना हमें एक दूसरे से, जितने भी हैंडीकैप भाई बहन हैं, आजकल सोशल मीडिया का इतना ज़माना है, लोग रील देखते हैं, पूरा दिन टाइम वेस्ट करते हैं। आप उस रील को फॉलो करो, उस पेज को फॉलो करो जहाँ से आपको प्रेरणा मिलती है और उनको देख के आप आगे सीखो कि वो ये कर सकते हैं तो हमारे पास तो ये है, हम ये कर सकते हैं। तो मैं आप जितने भी मेरे दिव्यांग भाई बहन हैं मैं उन्हीं के लिए यही संदेश देना चाहती हूँ
कि आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, हर परिस्थिति का सामना करते आगे बढ़ना। ठीक है, धन्यवाद मैम।